नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम एक सैम्पल पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि टर्म 2 एग्जामिनेशन का होगा और क्लास 10th का है साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इसमें 15 क्वेश्चंस है अप्रॉक्सीमेटली। आपको जो पेपर मिलेगा उसमें 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें सेक्शन ए के 7 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी के 6 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। हालांकि इंटरनल चॉइसेस इसमें होंगी। और सेक्शन सी जो होगा वो 2 क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडी के होंगे और कितने नंबर के होंगे, 4 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, मतलब टोटल 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइड करी जाएगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एन एलिमेंट एक्स हैज़ एटॉमिक नंबर 13। तो एक एलिमेंट एक्स है, उसका एटॉमिक नंबर क्या दिया गया है, 13 दिया गया है। द एटॉमिक नंबर और द प्रोटॉन सिंबल Z ऑफ अ chemical element is the number of protons found in the nucleus of every atom of the element. In an uncharged atom, the atomic number is also equal to the number of electrons। देखिए सारी बातें बता दी गई, लेकिन मेनली आपको क्या समझना है, एक एलिमेंट x है और उसका एटॉमिक नंबर क्या दिया गया है, 13 दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज़ द ग्रुप एंड पीरियड नंबर टू विच x बिलोंग्स। तो देखिए आपको क्या करना है, जब भी आपको एटॉमिक नंबर दिया हो तो पहले आप उसका कन्फिग्रेशन कर लीजिए। कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2,8,3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2,8,3 इसका कन्फिग्रेशन हो गया। तो पीरियड नंबर कैसे निकलेगा, तो जितनी नंबर इसमें शेल्स की होती हैं, तो इसमें कितनी शेल्स हैं, तो 1 2 3 शेल्स हैं, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या करना है, तो ग्रुप नंबर के लिए बहुत बेसिक सा काम करना है। याद रखिएगा, आउटर मोस्ट शेल से हम लोग पता कर सकते हैं कि ग्रुप नंबर क्या होगा। आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही उसका ग्रुप नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3 आउटर मोस्ट शेल में, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 10 + 3। आप सीधे सीधे 10 को ऐड कर दीजिए, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इज दिस एलिमेंट एक्स अ मेटल और अ नॉन मेटल, जस्टिफाई। अब देखिए एटॉमिक नंबर 13 था, कन्फिग्रेशन था 2,8,3। अब क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 हैं तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ करेगा। और जो भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है वो क्या होता है, मेटल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्स है, एक्स क्या होगा, एक मेटल होगा, बिकॉज इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया है अ होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच बिलोंग्स टू सेम फैमिली दैट इज पॉजेस सेम फंक्शनल ग्रुप। जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है उसको कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। और डिफरेंस कितने का होता है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल फैमिली का आपको 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स बताने हैं, कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो पहले 2 बता दीजिए, पहले 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स कौन से होंगे। तो पहला अल्कोहल का हो जाएगा मीथेनॉल, उसका फॉर्मूला है CH3OH है। CH3OH मीथेनॉल का फॉर्मूला है, इसको कहते हैं मीथेनॉल। ठीक है, मीथेनॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कार्बन एटम है। और दूसरा क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथेनॉल। तो मीथेनॉल और इथेनॉल क्या हो जाएंगे, 2 इसके मतलब कह सकते हैं कि होमोलॉगस सीरीज़ में 2 सीरीज़ हो जाएंगी। मतलब ये कह सकते हैं कि 2 कंपाउंड्स हो जाएंगे एडजेसेंट, मतलब उसके अगल बगल। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैं एल्कोहल के। नेक्स्ट आते हैं, स्टेट द पार्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स दैट डिटरमाइंस देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब आपको बताना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कौन डिटरमाइन करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, जैसे CH3OH था, ठीक है, और बात करी जाए C2H5OH, ठीक है, इन दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कौन डिसाइड करता है, तो कार्बन की चेन डिसाइड करती है। तो कार्बन की चेन क्या डिसाइड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन डिसाइड करता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करता है उसका जो फंक्शनल ग्रुप उस पर अटैच्ड है। जैसे यहाँ पर OH अटैच्ड है तो OH उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करेगा। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है कार्बन की चेन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन आर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस बोथ एग एंड स्पर्म आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। तो जब एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। लेटर इट गेट्स इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस, और फिर जाइगोट यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। द गिवन फ्लो चार्ट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस। अब देखिए जो फ्लो चार्ट नीचे दिया गया है ये प्रोसेस को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। आपको बताना क्या है, यहाँ पर x जो है, यहाँ पर y है, ठीक है, और ये z है। आप लोग को x y z का बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बेसिक सी चीज़ है। देखिए जैसे मैन में क्या होता है, मैन का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टेस्टिस है, तो वुमेन का क्या है, वुमेन का ओवरी होता है। तो x हो जाएगा आपका ओवरी।
ठीक है। अब देखिए जैसे एक्स जो ओवरी है वो एक्स सेल्स रिलीज़ करती है, तो जो मेन है उसमें जो रिलीज़ होता है वो क्या होता है, ठीक है, ये आप लोग को बताना है। तो डब्लू तो फिलहाल बोला नहीं था, तो डब्लू यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्पर्म होना चाहिए फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और एक्स सेल मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होता है, तो वो होता है जाइगोट का। किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जाइगोट्स जब डेवलप होता है तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, फीटस बनता है। फीटस याद रखिएगा वो स्टेज होती है जिसमें किसी भी चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है, मतलब उसके सारे ऑर्गन्स जो होते हैं डेवलप होने लग जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कहाँ पर होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेता कंडक्टेड अ स्टडी ऑन टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट पे एक स्टडी करी गई है और क्या देखा गया, शी फाउंड दैट टोबैको प्लांट द मेल गैमीट्स हैव 24 क्रोमोसोम। मेल गैमीट के 24 क्रोमोसोम देखे। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ फीमेल गैमीट और जाइगोट। तो आप लोगों को फीमेल गैमीट के और जाइगोट के नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताने हैं। तो देखिए जितने मेल गैमीट के क्रोमोसोम थे उतने ही आपके किस में होंगे, फीमेल गैमीट के क्रोमोसोम होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 24 ही होंगे। और जाइगोट के बताने हैं क्रोमोसोम कितने होंगे, तो जाइगोट में मेल और फीमेल दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल याद रखिएगा पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स एज शोन इन दी फिगर। तो देखिए एक फिगर बना है, इसमें अल्फा पार्टिकल एंटर कर रहा है, किस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, तो आप देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट की ओर है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। बताना क्या है इसमें, स्टेट द रेलिवेंट प्रिंसिपल, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन टू विच अल्फा पार्टिकल्स मूव्स। तो देखिए अल्फा पार्टिकल जो मूव करेगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हम लोग को किससे पता चलेगा, पहले तो ये समझिए। तो किस डायरेक्शन मूव करेगा, मतलब इस पर एक फोर्स लगता है, क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। जब भी कोई अल्फा पार्टिकल या ये कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। और उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे मिलता है, बाय फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से मिलता है। याद रखिएगा कैसे मिलता है, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग को डायरेक्शन मिल जाएगा। अब आइडेंटिफाई द डायरेक्शन, हम लोग को डायरेक्शन बताना भी है कि डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल आप लोग देख सकते हैं किधर की ओर है, ऊपर की ओर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं आप लोग राइट की तरफ है, तो बताइए आप लोग को बताना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो बहुत बेसिक सा है, तो इसको आप लोग अप्लाई करिएगा लेफ्ट हैंड रूल को। तो आप जब लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे जो अल्फ़ा पार्टिकल होगा, जो फोर्स लग रहा होगा वो बिल्कुल ऊपर की ओर होगा, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, आउटसाइड द प्लेन होगा। करके आप लोग देख लीजिएगा, आउटसाइड द प्लेन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट बी। इसमें कहा गया स्टेट वेदर एन अल्फ़ा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इफ़ प्लेस्ड इन रेस्ट, ठीक है। तो देखिए अब क्या कहा गया है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसको किस में रख दिया गया, रेस्ट में रख दिया गया। अब रेस्ट में अगर रख दिया गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और क्योंकि चार्ज मूव नहीं कर रहा है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो करंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और करंट अगर ज़ीरो हो गई तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा, ठीक है। तो करंट अगर ज़ीरो हो गया तो जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और फोर्स करंट क्यों ज़ीरो हो गया, क्योंकि चार्ज अब फ्लो नहीं कर रहा है, वेलोसिटी ज़ीरो है, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, तो करंट ज़ीरो हो गई, करंट ज़ीरो प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पर एक प्रियंका लड़की है और वो क्या कर रही है, उसने दो मैग्नेट्स को अरेंज किया है कुछ इस तरीके से। पूछा क्या गया, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ हो जाएगी, तो देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी और किधर जाएगी, साउथ की तरफ जाएगी। लेकिन सिर्फ ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, तो हर डायरेक्शन में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ में पहुँचेगी। लेकिन इसके अलावा देखिए, इसके अलावा और क्या कहा गया, पहला तो ये डायग्राम आपका लोग का कंप्लीट होएगा, तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकेंड पार्ट में कहा गया व्हाट डज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल्स सिग्निफाई। देखिए पोल्स पे, जैसे मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में आपने देखा होगा पोल्स पे, पोल्स मतलब ये जो मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, तो पोल्स के पास में अगर आप देखेंगे तो क्लोजनेस ज़्यादा होती है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्लोजनेस ज़्यादा है।
क्लोजनेस अगर ज़्यादा है तो वो क्या सिग्निफाई करती है, जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होती है मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो आपको फिलहाल यही याद रखना है कि ग्रेटर द क्लोजनेस ग्रेटर विल बी द या स्ट्रांगर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या कह रहा है। इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टॉल पी प्लांट टीटी एंड शॉर्ट पी प्लांट स्मॉल टीटी। देखिए टॉल पी प्लांट को कैपिटल टीटी से रिप्रेजेंट किया गया और स्मॉल पी प्लांट को स्मॉल टीटी से रिप्रेजेंट किया गया है। अ साइंटिस्ट ऑब्टेन ओनली टीटी, मतलब इस तरीके का उसको टॉल पी प्लांट उसको ऑब्टेन हुआ। ठीक है, इन दी F1 जनरेशन हाउएवर ऑन सेल्फिंग दी F1 जनरेशन पी प्लांट ही ऑब्टेन्ड बोथ टॉल एंड शॉर्ट पी प्लांट इन F2 जनरेशन। On the basis of above observation with other angiosperms, can the scientist arrive at a law? If yes, explain the law. If not, give justification for your answer. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए यहाँ पर दिया गया है, यस द साइंटिस्ट में अराइव एट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस पे वो अराइव हो सकता है, जिसमें क्या पता चल रहा है, अकॉर्डिंग टू विच द ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, तो जो F1 जनरेशन में जो ट्रेट एक्सप्रेस हो रही है वो कैसी ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है। बट ऑल्दो बोथ द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट आर प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। ठीक है, तो F1 जनरेशन में जो ट्रेट रिप्रेजेंट हो रही है वो कैसी है, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों है। इन दी F2 जनरेशन द रिसेसिव ट्रेट आर ऑल्सो एक्सप्रेस अलॉन्ग विद डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में देखिए अगला सवाल है, उसका भी आंसर दिया गया है। अ ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस। तो देखिए एक ट्रेट है वो इनहेरिटेड होगी बट इट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेस, वो हो सकता है एक्सप्रेस ना हुई हो। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल के रूप में इसको आपको जस्टिफाई करना है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या दिया गया है, आंसर क्या दिया गया, व्हेन प्योर टॉल पी प्लांट आर क्रॉस्ड विद प्योर ड्वार्फ पी प्लांट। तो देखिए एक प्योर टॉल पी प्लांट है और उसको क्रॉस किसके साथ किया गया है, प्योर ड्वार्फ पी प्लांट के साथ उसको क्रॉस किया गया। तो क्या देखने को मिलता है, ओनली टॉल पी प्लांट आर ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में क्या ऑब्टेन होता है, टॉल पी प्लांट ऑब्टेन होता है। ऑन सेल्फ, अब देखिए इसका सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेल्फ किया गया है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन की जगह सेल्फ पॉलिनेशन किया गया है। ऑफ F1 बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट और ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। तो क्या देखने को मिलता है, टॉल और ड्वार्फ प्लांट दोनों ही देखने को मिलते हैं F2 जनरेशन में। और रेशियो जो होता है वो क्या होता है, 3:1 का रेशियो होता है। इसके बाद कहा गया रीअपीयरेंस ऑफ ड्वार्फ कैरेक्टर्स अ रिसेसिव ट्रेट इन F2 जनरेशन शोज दैट ड्वार्फ कैरेक्टर वॉज प्रेजेंट इन इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन बट इट डिड नॉट एक्सप्रेस। ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ लेकिन वो प्रेजेंट था। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया है। तो देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया राहुल वॉज स्टडिंग अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन। तो देखिए एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन आप लोग को दी गई है। ही ऑब्जर्व द फ्लो ऑफ एनर्जी एज फॉलोज, और इसमें एनर्जी का फ्लो दिया गया है कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले ट्री है, उसके बाद गोट है और उसके बाद लायन है। ट्री के पास जो एनर्जी है वो 1000 किलो जूल है, फिर गोट के पास और लायन के पास भी कुछ एनर्जी होगी। लेकिन क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया है ऑटोट्रॉप्स ऑक्यूपाइंग द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स आर प्रोड्यूसर्स। देखिए जो पहले ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं मतलब ट्री जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर है। तो आपको बताना है हर्बीवोर क्या कहलाएगा। तो जो हर्बीवोर है, ये जो आपको गोट दिख रही है, क्या कहलाएगा, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा। क्या होगा बेटा, ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा। याद रखिएगा, दिस इज़ प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, और इसके बाद क्या कहा गया क्वेश्चन में, ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, ये भी याद रखिएगा, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हाउ मच एनर्जी डज लायन गेट इन अबव फूड चेन। तो लायन को कितनी एनर्जी मिलेगी, यहाँ 1000 है, एक ज़ीरो कम कर दीजिए तो 100 किलो जूल की गोट के पास आ जाएगी, फिर से एक ज़ीरो कम कर दिए तो 10 किलो जूल आ जाएगी लायन के पास। तो लायन के पास जो एनर्जी आएगी कितनी आएगी, 10 किलो जूल आ जाएगी, क्योंकि 10% एनर्जी जो होती है वही बस आगे मतलब ट्रॉफिक लेवल्स में जाती है। ठीक है, इसी के नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर एक आपको फूड चेन बनी हुई है। ठीक है, एक पिरामिड टाइप का बना हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया, इन द गिवन फिगर द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स आर शोन इन द पिरामिड। तो पिरामिड में आपको कई सारे ट्रॉफिक लेवल शो किए गए हैं। व्हाट डज एक्स जेड रिप्रेजेंट। तो आपको बताना है एक्स और जेड जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर सबसे नीचे वाली ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर है, उसके बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा। क्या होगा बेटा, ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा। ठीक है, दिस इज़ प्राइमरी कंज्यूमर। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो जेड होगा वो क्या हो जाएगा, टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा, टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स और जेड के बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। तो सेक्शन बी पे आते हैं, जो अब 3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे उनको देख लेते हैं कैसे पूछे गए हैं। पहले वैलेंसी दी गई है, वैलेंसी होती क्या है, तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप लोगों को ये पता ही होना चाहिए। बेस्ड ऑन द ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर ईच, तो आप लोग को सभी का जस्टिफिकेशन देना है और साथ ही साथ उसका कंपाउंड का नाम भी लिखना है। तो ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, तो देखिए फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे मान लीजिए पहला जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट किया गया किससे, एम से मान लीजिए रिप्रेजेंट किया गया, और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, ऑक्साइड है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करिए, इसको इधर ट्रांसफ़र करिए, क्या बन जाएगा, M2O बन जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा M2O। हेलाइड ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, देखिए ग्रुप 13 का एलिमेंट है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 होगी, और हेलाइड है तो हेलाइड को x मान लीजिए, और जो x होगा उसकी वैलेंसी, हेलाइड की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इसको उधर भेजिए, उसको उधर भेजिए, लिख लीजिएगा पहले कि m क्या है, तो m हमारा ग्रुप 13 का एलिमेंट है, और हेलाइड को हमने किससे लिया है, x से लिया है, तो हमारा जो हमारा कंपाउंड बनने वाला है सेकेंड केस में, तो क्या बन जाएगा, MX3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, MX3 बन जाएगा बाय क्रिस क्रॉस मेथड। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में देखिए क्या कहा गया, कंपाउंड फॉर्म व्हेन एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप 2 कंबाइंस विद एलिमेंट बी ऑफ ग्रुप 17, तो एलिमेंट ए है, ए एलिमेंट ग्रुप 2 का है, तो ग्रुप 2 का है तो इसका वैलेंसी, इसकी जो वैलेंसी होगी 2 होगी, और ग्रुप जो बी एलिमेंट है वो किस ग्रुप का है, 17th का है, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। क्रिस क्रॉस कर दीजिए तो आंसर क्या बन जाएगा, AB2 बन जाएगा। ठीक है, तो AB2 इसका आंसर हो जाएगा। तो A, B और C तीनों पार्ट इस तरीके से आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टडी द गिवन क्रॉस शोइंग सेल्फ पॉलिनेशन इन F1, तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन F1 में दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलोज, तो आप लोग को क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है और आंसर करना है क्या होगा इसका। ठीक है, तो पहला देखिए, पहले में क्या कहा गया, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन F2 प्रोजिनी, तो F2 प्रोजिनी में आपको बताना है जो कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर्स के वो क्या होंगे। ठीक है, तो राउंड येलो अगर देखा जाए तो राउंड येलो क्या हो जाएगा, राउंड येलो जो होगा वो हो जाएगा 9। ठीक है, इसके बाद राउंड ग्रीन अगर देखेंगे आप, राउंड ग्रीन क्या हो जाएगा, तो राउंड ग्रीन हो जाएगा 3। ठीक है, रिंकल्ड येलो क्या हो जाएगा, तो रिंकल्ड येलो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और रिंकल्ड ग्रीन क्या हो जाएगा, रिंकल्ड ग्रीन आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो जो रेशियो बन रहा है, रेशियो क्या बनेगा, तो रेशियो जो बनेगा वो हो जाएगा 9:3:3:1 का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में, व्हाट डज द रिजल्ट इन F1 जनरेशन। ठीक है, व्हाट डज द रिजल्ट इन F1 जनरेशन सिग्निफाई, अब जो रिजल्ट F1 जनरेशन में आ रहा है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसका मतलब आपको ये बताना है। तो देखिए क्या सिग्निफाई कर रहा है, जो बी ऑप्शन है उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, इन F1 जनरेशन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल येलो सीड्स एक्सप्लेन्स दैट द राउंड शेप एंड येलो कलर ऑफ सीड्स वर डोमिनेंट ट्रेट्स ओवर द रिंकल शेप्ड एंड ग्रीनिश कलर। देखिए कौन कौन डोमिनेट कर रहा था, तो राउंड शेप जो था और येलो कलर जो था ये डोमिनेट कर रहा था, और किस पे डोमिनेट कर रहा था, राउंड रिंकल्ड शेप पे और ग्रीन कलर पे डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, ऑफ द सीड्स विच सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग F2 जनरेशन, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, तो जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। याद रखिएगा रेजिस्टेंस डायरेक्टली अपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, मतलब लेंथ जितनी ज़्यादा होती है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, इसका मतलब जब एरिया कम होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये 2 फैक्टर्स हो गए। तीसरा फैक्टर क्या होता है, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। और चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिस पे क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा हो गया टेम्परेचर, और चौथा हो गया नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये है कि जो मटेरियल है वो किस चीज़ का बना हुआ है। ठीक है, अब अगले में कहा गया वायर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर ग्लास इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए मेटल्स के केस में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होता है, इस वजह से मेटल्स कैसे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। और ग्लास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये पुअर कंडक्टर होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी पॉइंट के बीच में आप लोग को पोटेंशियल डिफरेंस बताना है और साथ ही साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। वेयर 2 एम्पियर इज इन द सर्किट
मतलब जो करंट दी गई है वो कितनी दी गई है, 2 एम्पियर करंट में, सर्किट में करंट जो दी गई है वो 2 एम्पियर है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है इस क्वेश्चन को करना। कैसे करेंगे इसको समझिएगा। सबसे पहले समझिए कि ये जो 6 है और ये जो 6 है, दोनों जो 6 हैं ये दोनों किसमें, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में है तो दोनों को डायरेक्टली आप जोड़ सकते हैं, नेट आ जाएगा दोनों का, तो 6 + 6 आ जाएगा 12। तो 12 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो अगर इन दोनों की जगह पे हम 12 ओम रेजिस्टेंस लगा दें तो भी सही है। अब ये 12 और ये 6 दोनों पैरेलल में दिख रहे होंगे आप लोग को, तो आर नेट कैसे निकलेगा, आर नेट आ जाएगा 12 × 6/12 + 6। ठीक है, तो ये 12 6 72 होता है, 72 अपॉन क्या आ जाएगा 18, तो 18 4 72। तो नेट रेजिस्टेंस जो पूरे कॉम्बिनेशन का आया, ठीक है, आर नेट जो आया वो क्या आया, 4 ओम आया आप लोग का। ठीक है, और साथ ही साथ जो करंट दिया गया था इस सर्किट में, जो करंट फ्लो हो रहा था वो 2 एम्पियर का था। अब आप लोग को इस पूरे पे यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल चाहिए, तो V का फॉर्मूला लगा दिए, V = IR। करंट कितना है, करंट है 2, रेजिस्टेंस है 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इसी का देखिए अगला सवाल भी इसी तरीके का ही दिया गया है, सर्किट का ही है। इसमें कहा गया R1 R2 R3 R4 की वैल्यू जो दी गई है वो 3 ओम है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 और ये भी 3 है। करना क्या है, पहले इन दोनों 3 को आप जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों सीरीज़ में है। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया 6 हो गया। अब ये 6 और ये वाला 3 मतलब R4, ठीक है, तो ये वाला 3 और ये 6 दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो 6 × 3/6 + 3 9 हो जाएगा। तो 3 3 × 9, 3 2 × 6, तो 2 ओम। मतलब यहाँ पे इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया वो कितना आ गया 2 ओम। अब आप देख सकते हो कि ये 2 है, ये 3 है और ये 3 है, तीनों के तीनों सीरीज़ में हैं। ठीक है, तो 3 + 3 हो जाएगा 6 और 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 8 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप बताना है। जैसे ब्यूटेनोइक एसिड है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ब्रोमोप्रोपेन है तो इसमें ब्रोमीन हेलोजन एटम है, मतलब फंक्शनल ग्रुप इसका हेलोजन हो जाएगा। और ब्यूटाइन है तो इसका फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड C मतलब एल्काइन हो जाएगा। अब आप लोग को ब्यूटेनोइक एसिड का जब भी सिंबल डायग्राम बनाना हो, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना हो, तो ब्यूट का मतलब होता है 4। तो पहले आप 4 कार्बन बना लीजिए, जैसे यहाँ देखिए 4 कार्बन बनाए गए। फिर आपको क्या करना है, अब देखिए जो ब्यूटेनोइक एसिड होता है उसका आप में याद रखिएगा C+O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, ये टर्मिनल पे होना ज़रूरी है। तो पहले हमने यही टर्मिनल पे रख लिया और इसके बाद जो बाकी स्पेसेस बची उसमें क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। बस एक बात याद रखिएगा कि कार्बन जो होता है उसके चारों ओर कितने टोटल बॉन्ड्स होनी चाहिए, 4 बॉन्ड होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो हर कार्बन पे आप देखेंगे 4 बॉन्ड्स ही मिलेंगी, 4 से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। इस वाले कार्बन में देखिए 1 2 और 2 4। ठीक है, तो इस तरीके से ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। ब्रोमोप्रोपेन की बात करिए तो पहले ये देखिए प्रोपेन है, तो पहले आप क्या बना दीजिए, पहले आप बना दीजिए कार्बन। ठीक है, और कितने कार्बन, क्योंकि प्रोपेन है तो 3 कार्बन, 1 2 और 3 कार्बन बना दिए। लास्ट में आप क्या लगा दीजिए, ब्रोमीन लगा दीजिए। अब जो बचा स्पेस, अब जो बच रही है उस सब पे क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए। तो जितनी स्पेस यहाँ बच रही है सब पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो ब्रोमोप्रोपेन का आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद ब्यूटाइन कहा गया है, ब्यूट का मतलब होता है 4। तो पहले आप 4 कार्बन बना दीजिए, ठीक है, और एक कार्बन को आप ट्रिपल बॉन्डेड कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो स्पेस बच रही है सब पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ऐसे 4 इस पे हो गए, 2 इस पे हो गए। अब देखिए 4 पहले से ही, इस वाले कार्बन को, तीसरे वाले कार्बन को आप देखेंगे पहले से ही 4 बॉन्ड है और इस पर एक और बॉन्ड। तो मतलब इस तरीके से आप सब पे हाइड्रोजन लगा देंगे और आपका ब्यूटाइन जो है, मतलब जो आप लोग ने बनाना था ब्यूटाइन, वो आसानी से बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया है उसमें। इसमें कहा गया है, देखिए एक टेबल है, यहाँ पर एक टेबल दी गई है। अ गिवन टेबल इज़ अबाउट द 3 होमोलॉगस सीरीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो 3 होमोलॉगस सीरीज़ दी गई है, एक एल्कीन की है, एक एल्केन की है और एक एल्काइन की है। कंप्लीट द टेबल ऑन योर नॉलेज। तो नॉलेज के हिसाब से इसको कंप्लीट करना है। जैसे आप देख सकते हैं CnH2n जो है ये एल्कीन है, तो CnH2n-2 क्या होता है, तो ये एल्काइन होता है। क्या होता है बेटा, ये एल्काइन का फॉर्मूला है। इसके बाद आप देखेंगे CnH2n+2 क्या होता है, तो ये एल्केन है। क्या है, ये एल्केन का फॉर्मूला है। इसके बाद क्या कहा गया, कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड टाइप। तो बॉन्ड जो है एल्कीन के केस में, यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्केन में कैसी बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड होती है। ये एल्काइन था तो डी जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा।
ठीक है, और ये एल्कीन है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज़। तो देखिए यहाँ पे जो एल्केन है इसका जो पहला मेंबर होता है उसका नाम है मीथेन। क्या नाम है बेटा उसका? मीथेन नाम है। अब इथाइन ये इसका पहला मेंबर तो नहीं है, पहला मेंबर इसका इथाइन ही होगा। क्यों इथाइन होगा? क्योंकि मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग किस पे? इसके बाद आते हैं ई वाले पे, मतलब एल्कीन पे आते हैं। तो एल्कीन का जो पहला मेंबर होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो होता है ईथीन। क्या होता है? ईथीन। याद रखिएगा, मीथीन जो है, मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? ईथीन एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब आप देख सकते हैं वही सारी चीज़ें आंसर में भी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया लेयर पी शील्ड। अब देखिए पी शील्ड यहाँ पर एक लेयर दी गई है और कहा गया है शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन। तो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये कौन सी लेयर हो जाएगी? कौन सी लेयर हो जाएगी? तो स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगी। याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर क्या करती है? जो रेडिएशंस होते हैं, जो यूवी रेडिएशंस होते हैं, उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करती है। तो लेयर पी क्या है? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पे देखिए, भी देखेंगे आंसर में भी दिया होगा, ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट स्ट्रेटोस्फेयर अराउंड 15 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। इट प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल UVB, ठीक है, रेडिएशंस फ्रॉम दी सन। तो देखिए कौन से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है मतलब ये स्ट्रेटोस्फेयर? तो ये UVB, मतलब ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वो भी कौन सी? UVB को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन में कहा गया आइडेंटिफाई द लेयर पी, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। तो ये जो लेयर है ये कौन सी लेयर है? तो ये जो लेयर है दिस इज़ ओजोन लेयर। कौन सी लेयर है बेटा? ये ओजोन लेयर है। और ये ओजोन लेयर क्या ये करती है? अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और इसको अर्थ पे आने नहीं देती है, ठीक है। हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, तो ओजोन कैसे प्रोड्यूस होता है? तो अभी हम लोग ने एक वीडियो देखा था, वीडियो बताया था, उसमें बताया था कि पहले जो O2 मॉलिक्यूल होता है जब उस पर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती है तो ये 2 ऑक्सीजन के एटम में टूटता है। अब ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये फिर से ऑक्सीजन गैस से मिलता है तो ये ओजोन का मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाती है ओजोन की पूरी लेयर। अगले में आते हैं, देखिए अगले में क्या कहा गया? नेम द सिंथेटिक केमिकल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ड्रॉप इन एटमॉस्फेयर, हाउ कैन दीज केमिकल भी रिड्यूस। तो जो केमिकल इसको ख़त्म कर रहा है ओजोन लेयर को वो क्या है? CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है। और इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो रिड्यूस करने के कई सारे यहाँ पर देखिए जैसे तरीके दिए हुए हैं। तो पहला, यूज़ ऑफ केमिकल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय अल्टरनेट प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट हार्म दी ओजोन लेयर। मतलब ऐसे केमिकल्स को या ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ किए जाएँ जो ओजोन लेयर को हार्म ना कर रहे हों। और साथ ही साथ ऑल्सो सेफ डिस्पोजल ऑफ ओल्ड अप्लायंसेज लाइक रेफ्रिजरेटर प्रिवेंट्स इट्स एमिशन। तो देखिए जो पुराने रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें भी एमिशन होता रहता है, तो उनको क्या किया जाए? सेफ डिस्पोजल उनका किया जाए जिससे एमिशन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट जो सेक्शन सी का है इसमें आप लोग से 2 केस स्टडी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दोनों 4-4 नंबर के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक क्वेश्चन आप लोग को दिया गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। इन अ स्कूल लैब शिखा वॉज परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। तो शिखा एक लड़की है, वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही थी। शी स्टार्टेड विद एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो उसने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से एक्टिविटी को स्टार्ट किया है। रैप किया कॉयल के अराउंड, ठीक है, टन्स प्रोवाइड किए हैं उसको, और शेप ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर का शेप बना दिया है। इसको आप लोग सोलेनॉइड कह सकते हैं, सोलेनॉइड है। देन शी ड्रू द फॉलोइंग डायग्राम, उसके बाद उसने डायग्राम बना दिया। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फिर आपको जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स देने हैं जो उसने लिखे हैं। पहला, राइट द स्पेशल नेम गिवन टू द कॉयल AB। अभी जो कॉयल AB है इसको स्पेशल नेम क्या दिया जाएगा? तो इसको दिया जाता है सोलेनॉइड। तो क्या है? ये एक सोलेनॉइड है। इसके बाद और क्या बोला गया है? विच हैज़ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ, हाँ ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर तो सोलेनॉइड होएगा। स्टेट द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड AB व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। अब देखिए इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, याद रखिए अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड? अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, और जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, अंदर हालांकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ नहीं मूव करती है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ है, आपकी पूरी मैग्नेटिक फील्ड बना के दिखा देते हैं, देखिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसकी, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड आप लोग बनाएंगे, मान लीजिए बनाने को आता है तो कुछ इस तरीके से आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा इंटरसेक्ट ना कर दीजिएगा, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए इधर नॉर्थ था, राइट में साउथ था, तो आप ऐसे कर दिए नॉर्थ से साउथ। बाहर की ओर जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है, और अंदर जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? साउथ से नॉर्थ होती है, ठीक है। अंदर की ओर जो डायरेक्शन मिलेगी आप लोग को वो साउथ से नॉर्थ मिलेगी। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म है। अंदर मतलब इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म
होती है। दोनों बातें आप लोग को फिलहाल याद रखनी है। स्टेट द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए बी, ये हो गया। रीड्रॉ द डायग्राम एंड स्केच द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी अभी हमने आप लोग को बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, लिस्ट द टू फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ, अब देखिए यहाँ पर इन लोगों ने डायग्राम भी बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम को, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इन लोग ने इधर नॉर्थ लिया है, इधर साउथ लिया है, तो देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बाहर की ओर, लेकिन अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आ रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है, ठीक है। अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, ये भी याद रखिएगा। अब दो फैक्टर्स बताने हैं किस पे, जिस पे स्ट्रेंथ सोलेनॉइड की डिपेंड करती है। तो दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, पहला फैक्टर है करंट, जितनी ज़्यादा आप करंट रखेंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और दूसरा है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं, जितने ज़्यादा होते हैं मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 15th क्वेश्चन में, देखिए क्या कहा गया है, इन अ पी प्लांट फिनोटाइप लाइक राउंड सीड एंड येलो, ठीक है, कलर आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर ग्रीन इंकल्ड सीड्स। संजना डिसाइड्स टू पॉलिनेट वन फ्लावर ऑफ द प्लांट विद द येलो राउंड एंड ग्रीन इंकल्ड सीड्स एंड ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट। तो उसने देखिए कुछ इस तरीके का रिजल्ट पाया। अब क्या बताना है इस क्वेश्चन में, बताना है आप लोग को बेस्ड ऑन दी शेमेटिक डायग्राम, जो डायग्राम आपको दिया है इसके हिसाब से आपको क्या बताना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्या दिया गया है, पहले में कहा गया राइट द फिनोटाइप ऑफ F1 प्रोजनी। तो F1 प्रोजनी का जो फिनोटाइप है वो क्या हो जाएगा, येलो राउंड सीडेड हो जाएगा, ठीक है, येलो राउंड सीडेड हो जाएगा। अगले में कहा गया नेम द फिनोटाइप ऑफ F2 प्रोजनी अपॉन सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्रोजनी। तो इसका आंसर आप देख लीजिए क्या दिया गया है, F2 प्रोजनी का जो फिनोटाइप है वो है येलो राउंड ग्रीन राउंड, येलो रिंकल्ड ग्रीन रिंकल्ड, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आइडेंटिफाई 1 to 5, ये सब आप लोग को आइडेंटिफाई करना है, इसका भी आंसर आप लोग को दे दिया गया नीचे, ठीक है। तो ये इसका जो आइडेंटिफाई करना है, तो पहला YR है, चौथा YYRR ऐसे करके है, ठीक है, पांचवा ये है, और छठा इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ दी गई, लिस्ट एनी टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अदर देन राउंडनेस ऑफ पी सीड्स देन मेंडल यूज इन द एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट्स, ठीक है। तो TT एंड TT जो हाइट है, और जो YY और स्मॉल YY है वो सीड का कलर होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को फ़िलहाल समझनी है, ठीक है। तो ये हमारा एक सैम्पल पेपर था जो भी हम लोग ने डिस्कस किया। बाकी के भी हम लोग सैम्पल पेपर्स और वीडियोस पहले ही बना चुके हैं, जिसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे लगी हुई है। अभी के फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।